लीजिंग, यह आपका टॉपिक है। लीजिंग टॉपिक पढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट आपको बता दिया जाए जो आप पहले से जानते हैं। एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बाद, एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के केस में किसी फ्यूचर वैल्यू को अगर प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो वहां हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी का फार्मूला लगा देना चाहिए। यह स्टेटमेंट हम जानते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद लीजिंग टॉपिक को इसी से कनेक्ट करते हैं। एज्यूम है गवर्नमेंट की कोई एक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट गवर्नमेंट की ही स्कीम आ गई कि अगर कोई कंपनी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को 4 इयर्स के लिए परचेज कर ले 4,000 रुपीज पे करके। या अगर कोई कंपनी चाहे तो उसे 1200 रुपीज पर एनम पे करके 4 इयर्स के लिए लीज पर ले ले। गवर्नमेंट के किस प्रपोजल को कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों? एक बार फिर सुने, हम इस एग्जांपल से ही लीजिंग टॉपिक को डिफाइन कर लेंगे। एक कोई प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट गवर्नमेंट की एक स्कीम आ गई कि अगर कोई कंपनी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को 4 इयर्स के लिए परचेज कर ले 4,000 रुपीज पे करके। 4 इयर्स तक वह यूज कर सकता है कंपनी। ध्यान रहे, कंपनी उस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकती। 4 साल बाद फिर वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। या अगर वह कंपनी चाहे तो 1,200 रुपीज एवरी ईयर पे करके 4 इयर्स के लिए लीज पर ले ले, तभी प्रॉपर्टी 4 साल बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। गवर्नमेंट के किस प्रपोजल को कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों? लीज का ऑप्शन प्रिफर करना चाहिए या परचेज का ऑप्शन प्रिफर करना चाहिए? जरा देखें ध्यान से। अगर वह कंपनी उस प्रॉपर्टी को परचेज करती है तो 4,000 रुपीज उसे तुरंत पे कर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लीज पर लेने में उसमें यह उसके पास, कंपनी के पास ऑप्शन होगा कि 1,200 रुपीज एवरी ईयर उसे पे करना पड़ेगा, मीनिंग 4 इयर्स तक उसे पे करना पड़ेगा। तो हम यहां कैसे डिसाइड करेंगे या कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? कंपनी ये चेक करेगी कि जो परचेज करने की वैल्यू है और जो लीज पर लेने का टोटल अमाउंट है 4 साल बाद का, वह कंपेयर करेंगे दोनों। जो वैल्यू कम होगी, विच वैल्यू इज लेस, उसी ऑप्शन को कंपनी प्रिफर करेगी। लीज पर अगर कंपनी को कम देना पड़ेगा तो लीजिंग का ऑप्शन प्रिफर कर लेगी, और अगर परचेज करने में कम देना पड़ेगा तो परचेजिंग का ऑप्शन प्रिफर करेगी। यहां परचेजिंग के लिए वैल्यू फिक्स है 4,000 रुपीज। हम ये चेक कर लें कि लीज पर कंपनी को टोटल कितना देना पड़ेगा। ध्यान से देखें, 1,200 के बेस पर 4 इयर्स में कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? 4,810। लेकिन ये तो 4 साल बाद की वैल्यू है ना, ये 4 साल बाद की वैल्यू है, आफ्टर 4 इयर्स। हम किसको कंपेयर करना चाहते हैं? इसको इससे। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बेस पर जब आप किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से कर देना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से। क्यों? क्योंकि भाई 4,800 तो 4 साल बाद की वैल्यू है ना, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, और जो उसकी आज की वैल्यू बनेगी उसी से तो 4,000 को कंपेयर करेंगे। क्योंकि 4,000 हम आज पे कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। 4,000 रुपीज आज हम पे कर लेंगे, पे कर देंगे गवर्नमेंट को अगर हम परचेस करते हैं तो। 4,800 तो 4 साल बाद की वैल्यू है, तो हम पहले ये तो निकाल लें कि 4,800 की आज की वैल्यू क्या बनती है। जो आज की वैल्यू बनती है उसी से हम 4,000 को कंपेयर कर लेंगे। और 4,800 की आज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि 4,800 ये एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बेस पर आया है। अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम यूज किया है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाने के लिए रेगुलर या ड्यू चेक करें। कौन सा? रेगुलर, क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है, केवल पर एनम की कंडीशन है। और इसमें हमने 2 फार्मूलेस बता रखे हैं।
एक तब जब पावर निगेटिव साइन के साथ दिया जाए, दूसरा तब जब पावर निगेटिव साइन के साथ ना दिया गया हो, मीनिंग जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना हो। तो हमें इस फॉर्मूले को लगाना चाहिए 1 + i रेज्ड पावर n × i, और s के जगह पर हम लिखेंगे 1200 1 प्लस इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो मनी की वैल्यू ग्रो करेगी वह इंफॉर्मेशन दी गई है 10% की, मीनिंग 0.1 रेज्ड पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0.1 रेज्ड पावर 4 इंटू 0.1। तो ये आएगा 1200 1.1 रेज्ड पावर 4। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 1.1 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है 3 4 1.4641 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4641 इंटू 0.1 1200 0.4641 डिवाइडेड बाई 0.1464। हम इसे डिवाइड करते हैं 0.4641 डिवाइडेड बाई 0.1464 इक्वल्स टू 3.1700 इंटू 1200 3804। इसकी मीनिंग समझें, जो 4800 4 साल बाद बन रहा था उसकी आज की वैल्यू 3804 बनेगी, और आज की वैल्यू 4000 भी है। अगर हम परचेज करते तो आज की इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करें। अगर हम लीज पर लेते हैं तो जो 4 साल बाद 4800 बनता उसकी आज की वैल्यू बनती 3804, और आज की वैल्यू परचेज करने पर कितनी हो रही है 4000। तो अब चेक करके देखें कौन सी वैल्यू कम है, लीज वाली वैल्यू कम है। इसके मीनिंग लीजिंग इज प्रिफरेबल, विच एवर इज लेस उसी ऑप्शन को हम प्रिफर करेंगे। क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 4000 आज की ही तो वैल्यू है, इसीलिए हम 4800 की भी आज की वैल्यू निकाल देंगे। क्योंकि 1200 पर एनम के बेस पर 4 साल बाद की वैल्यू कुछ और बनेगी, अमाउंट ऑफ एन्युटी से कैलकुलेट करते, उसकी आज की वैल्यू ये है जिसको हम कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे। और इसी पर बेस्ड आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, सेम अप्रोच, इसी के बेस पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के बेस पर ही एक टॉपिक डिफाइन हो जाता है लीजिंग। एक और टॉपिक है जो इसी टॉपिक के बेस पर डिफाइन होता है, वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे भी देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल देखें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एक कोई बिजनेसमैन है, उसे कोई एक मशीन परचेज करनी थी। वह किसी शॉप पर जाता है, शॉपकीपर ने उससे कहा मेरे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज, और उसने कहा कि इस मशीन की लाइफ है 5 इयर्स, 5 इयर्स में मशीन डिस्ट्रॉय कर जाएगी, और अगर आप इस मशीन को परचेज कर लेते हैं तो 12,000 रुपीज पर एनम कि आप इससे इनकम कर सकते हैं। बिजनेसमैन को अपने 50,000 रुपीज का कैपिटल उस पर्टिकुलर मशीन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार फिर सुने एग्जांपल। एक कोई बिजनेसमैन है जिसे कोई एक मशीन परचेज करनी थी, वह किसी शॉप पर जाता है, शॉपकीपर ने उससे कहा कि मेरे पास एक मशीन है 50,000 रुपीज कॉस्ट है, लाइफ है इसकी 5 इयर्स, 5 इयर्स में मशीन डिस्ट्रॉय, और अगर आप इस मशीन को परचेज करते हैं तो 12,000 रुपीज एवरी ईयर की इनकम कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन को अपने 50,000 रुपीज का कैपिटल उस पर्टिकुलर मशीन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं?
दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जरा देखें हम क्या करेंगे। बिजनेसमैन क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि जितनी मशीन की टाइम पीरियड है, लाइफ है, उस लाइफ में मशीन की हमारी कॉस्ट भी निकल जाए और थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। अगर ऐसा है तो बिजनेसमैन तुरंत मशीन को परचेज कर लेगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन को लगता है कि मशीन परचेज करने से 5 साल बाद जो मशीन की लाइफ है उसमें मशीन की हमारी कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी, सब कुछ निकालने के बाद, मीनिंग मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन, सब कुछ निकालने के बाद मशीन की कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी, तो मशीन को उसे परचेज नहीं करना चाहिए, या बिजनेसमैन परचेज नहीं करेगा। तो हमें निकालना क्या है? हमें यह निकालना है कि 12,000 रुपीज के बेस पर 5 इयर्स के बाद की वैल्यू क्या होगी, मीनिंग फ्यूचर वैल्यू, और उस फ्यूचर वैल्यू की हमें आज की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसी आज की वैल्यू से हम 50,000 रुपीज को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 5 साल बाद की वैल्यू होगी ना, फ्यूचर वैल्यू, और हमें तो आज की वैल्यू चाहिए जिससे हम 50,000 को कंपेयर कर सकें। क्योंकि ये मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी डिफाइन करते समय एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम देखें, अगर इसमें मनी की वैल्यू है 10% पर एनम, ध्यान से देखें, तो अमाउंट हमें क्या मिलेगा टोटल। मैं एक दूसरे तरीके से इसे समझा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अमाउंट क्या मिलता, P 1 प्लस आई रेस्ट पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। समझने की कोशिश करें। P के जगह पर 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 रेस्ट पावर 5-1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 12,000 1.1 रेस्ट पावर 5 1.6105 -1 डिवाइडेड बाई 0.1, 12,000 0.6105 डिवाइडेड बाई 0.1, और ये हो जाएगा 12,000 इंटू, डिवाइड करेंगे इसको तो 6.105 हो जाएगा, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 12,000 इंटू 6.105, 73,260 ये बनता है। ध्यान से देखें, ये टोटल उसे मिलेगा अगर वह मशीन परचेस करता है। अभी इसमें से कुछ निकला नहीं है। ध्यान दें, हमने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में केवल हम ये देख रहे हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमने कुछ एक्सपेंडिचर निकाला ही नहीं। ये टोटल इनकम ही ये है 73,260 रुपीज, इसमें से हमने कुछ निकाला नहीं। लेकिन जरा सोचे कि हम बिजनेस में प्रॉफिट कब निकालते हैं, जो टोटल हमारी रेवेन्यू होती है उसमें से हम जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ये है कि इसमें से हमें 3 वैल्यूज तो निकालने ही निकालने हैं। क्या क्या निकालना है? एक, उस मशीन का डिप्रिसिएशन। दूसरा क्या निकालना है? उस मशीन पर जितने वर्कर काम करेंगे वो उनके खर्चे। तीसरा, अपने 50,000 रुपीज कैपिटल का इंटरेस्ट। ये तीनों निकालने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? क्योंकि हम उसी से तो 50,000 को कंपेयर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी मशीन की रिकवरी हुई या नहीं हुई। क्योंकि हम जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है हम उसमें से एक्सपेंडिचर खर्चे निकालते भी हैं। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें 2,000 रुपए मिले, पता ये चला कि हमारे खर्चे 1,500 रुपए के पहले से ही फिक्स पड़े हैं, तो हम 1,500 रुपए पहले खर्चे निकालेंगे ना, तब तो हम देखेंगे 500 रुपए का ना प्रॉफिट हुआ। और अगर हमारी 2,000 रुपीज की इनकम है, हमारी इनकम तो हो गई, पता ये चला कि 2,200 रुपए के खर्चे पड़े हुए हैं, तो 200 रुपीज का लॉस में रहेगा। सिमिलरली ये जो मिला है ये टोटल है, इसमें से पहले आप एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट तो करें, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही यही है कि सब कुछ ये निकालने के बाद नेट वैल्यू जो कैलकुलेट होती है यही वैल्यू कैलकुलेट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी से। ये मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है ये।
जिससे बिजनेसमैन को एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके सब कुछ निकालने के बाद। और जो सब कुछ निकालने के बाद वैल्यू मिलेगी उसी को 50,000 से कंपेयर करेंगे, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर 50,000 से एक्सेस है तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो हमें यही निकालना है। ये मैंने केवल एक एग्जांपल बताया आपको समझने के लिए, हमें इसे यूज नहीं करना है। मैं बताना चाहता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं कि ये क्यों नहीं, ये क्यों। यही है इसकी मीनिंग। ये आपकी टोटल इनकम है, इसमें से एक्सपेंडिचर पहले निकाल तो दें। एक्सपेंडिचर का हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया, रेट क्या है कुछ नहीं दिया गया, तो हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी। रेगुलर या ड्यू ये चेक कर लें। रेगुलर फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड। P इक्वल टू एस 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेस्ट पावर n इंटू आई। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। एस मीनिंग पर एनम सेविंग 12,000 1 प्लस 0.1 रेस्ट पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 रेस्ट पावर 5 इंटू 0.1। 12,000 1.1 रेस्ट पावर 5 होता है 1.6105 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.6105 इंटू 0.1। 12,000 0.6105 डिवाइडेड बाई 0.1610। और अगर हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं 0.6105 डिवाइडेड बाई 0.1610 इक्वल्स टू 3.7919 इंटू 12,000 45503। इसकी मीनिंग जो टोटल रेवेन्यू बनी थी 73,260 ये बनी थी। हमने इसमें से जब खर्चे निकालने शुरू कर दिए, डिप्रिसिएशन मशीन का मेंटेनेंस, वर्कर जो काम करते थे, जो हमने कैपिटल कहीं से लिया था उस पर जो हमारे उधार थे वो निकाल दिया, सब कुछ निकालने के बाद ये बचेगी नेट वैल्यू। और पता ये चला कि नेट वैल्यू हमें तो ये मिली और हमने 50,000 रुपीज की मशीन ही परचेज की थी। तो इसके मीनिंग कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जो हमने मशीन ली थी मशीन की तो कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है। 45,500 थी और मशीन की कॉस्ट है 50,000। इसकी मीनिंग मशीन परचेज नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी परचेज्ड। अगर ये फिगर 50,000 से अधिक आता तो हम कह सकते थे शुड बी परचेज्ड। कभी कभी क्वेश्चन में 50,000 यहां का फिगर है, यहां पे 50,000 आ जाता है तो हम कह देंगे कांट से। हम कुछ नहीं कर सकते, ये बिजनेसमैन का डिस्क्रिप्शन है, परचेज करे या ना करे। लेकिन अभी हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं शुड नॉट बी परचेज्ड। ये स्टेप्स केवल आपको समझाने के लिए था, ये आपको यूज नहीं करना। डायरेक्ट हम केवल इससे कंप्लीट करके आंसर निकाल लेंगे। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक में वह है क्वेश्चन नंबर 60। इसे आप ट्राई कर सकते हैं।